नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। जापान में तूफान से 10 लोगों की मौत। जापान में आए एक शक्तिशाली तूफान में 101 वर्षीय एक महिला सहित 10 व्यक्तियों की मौत हो गई। इस तूफान से फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को भी खतरा हो सकता है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि टाइफून रोके नामक इस तूफान का असर मुख्य द्वीप होन्शु में और पहले से आपदाग्रस्त तवा उत्तरी पूर्व इलाके में रहा, जिससे बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर इस महीने की शुरुआत में आई तेज आंधी में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ऑपरेटर्स ने बताया कि परमाणु संयंत्रों में काम करने वाले सभी कर्मी विकिरण से बचने के लिए तुरंत इकट्ठा हो गए, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हालांकि इस बात का डर था कि संयंत्र को कोई नुकसान न पहुँचे। सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक 10 लोगों की मरने की आशंका है। इन्होंने बताया कि 5 लोग लापता हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और बचाव दलों ने आज सुबह कम से कम 4 शवों को बरामद किया है, जिसमें 65 वर्षीय एक महिला भी शामिल है। असांजे की आत्मकथा पर विवाद। विकीलीक्स वेबसाइट के जरिए अनेक खुलासे कर विश्व के कई देशों की सरकारों को परेशानी में डालने वाले जूलियन असांजे की आत्मकथा गुरुवार को बाजार में आने वाली है। दूसरी तरफ किताब को लेकर असांजे और प्रकाशक के बीच विवाद पैदा हो गया है। मामला अनुबंध तोड़ने और बिना सहमति के मसौदे को जारी करने का है। किताब जारी करने वाले प्रकाशक कैनन गेट के अनुसार यह किताब आज से दुकानों और इंटरनेट पर ऑनलाइन बेची जाएगी। हालांकि असांजे ने दावा किया है कि किताब संबंधी काम अभी प्रगति पर है और इसकी जांच नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाशक पांडुलिपि द्वारा खुद को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जूलियन असांजे द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी नामक इस किताब में असांजे की जिंदगी के उन शुरुआती दिनों का जिक्र है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बिताया था। इसमें बताया गया है कि बाद में वह कैसे कंप्यूटर की तरफ आकर्षित हो गए और विकीलीक्स की स्थापना की। इस विवाद के ऊपर प्रकाशक का कहना है कि क्योंकि किताब के लिए असांजे को पहले ही पैसा दिया जा चुका है और उन्होंने इसे वापस नहीं लौटाया है, इसलिए उन्होंने अब पहले मसौदे को प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। दूसरी तरफ एक बयान में असांजे ने कहा कि कैनन गेट द्वारा किताब का यह अवैध प्रकाशन सूचना की आजादी से संबंधित नहीं है। यह काफी समय से चले आ रहे अवसरवाद और कपट का उदाहरण है, जिसका मकसद लोगों से पैसा कमाना है। अमेरिका ताइवान को बेचेगा हथियार, चीन ने दी चेतावनी। अमेरिका ने ताइवान को 5.85 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हथियार बेचने की घोषणा की है। वहीं चीन ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि इस फैसले से चीन अमेरिका रक्षा संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के इस फैसले में ताइवान के 145 F-16 विमानों का उन्नयन भी शामिल है। पूर्वी एशिया और पैसिफिक मामलों के लिए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री के किम बेल ने कहा कि उनका मानना है कि इन बिक्री से ताइवान की हवाई सुरक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में ताइवान के 145 F-16 युद्ध विमानों का उन्नयन आदि शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि इसमें F-16 विमानों पायलट्स को अमेरिका के ल्यूक एयर फोर्स अड्डे पर दिए जा रहे प्रशिक्षण की अवधि में 5 साल का विस्तार और ताइवान के मौजूदा युद्धक विमानों के कलपुर्जों की आपूर्ति शामिल है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम से ताइवान की समग्र हवाई क्षमता में वृद्धि होगी। रूस में 2 धमाकों में 4 मरे, कई घायल। दक्षिणी रूस में मगाचकला शहर में हुए 2 धमाकों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 अन्य घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर पुलिसकर्मी हैं। कुछ ही मीटर की दूरी पर हुए दोनों धमाके उत्तरी काकेसस क्षेत्र में हुए। पुलिस ने बताया कि शहर के बीचों बीच चौराहे पर 15 से 17 मिनट के अंतराल में मध्य रात्रि के तुरंत बाद यह कार धमाके हुए। रिया नवोस्ती के मुताबिक दूसरे धमाके में पुलिस काफिले को निशाना बनाया गया, जो पहले विस्फोट के बाद घटना स्थल पर पहुंचा था। खबरों के अनुसार बताया गया है कि मरने वालों में ले कर्नल भी शामिल हैं। 400 अमेरिकी अमीरों में IIT के 2 पूर्व छात्र। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 2 पूर्व छात्रों के नाम फोर्ब्स पत्रिका की अमेरिका के सबसे अमीर 400 लोगों की सूची में शामिल हैं। लगातार 18वें साल बिल गेट्स इस सूची में शीर्ष पर हैं, तो वॉरेन बफे दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका की इस व्यापार पत्रिका के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक गेट्स की संपत्ति 1 साल में 5 अरब डॉलर से बढ़कर 59 अरब डॉलर हो गई है। भरत देसाई अपनी 1.35 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 329वें स्थान पर हैं, तो विनोद खोसला अपनी 1.3 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 331वें स्थान पर हैं। केन्या में जन्मे सिंटेल कंपनी के सह संस्थापक 58 वर्षीय देसाई IIT मुंबई से ग्रेजुएट हैं। देसाई ने 1980 में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। इस समय उनकी कंपनी में करीब 16,200 कर्मचारी हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले साल की तुलना में 20% का इजाफा हुआ है।
भारत में जन्मे और IIT के पूर्व छात्र 56 वर्षीय विनोद खोसला सन माइक्रो सिस्टम्स के सह संस्थापक थे। उन्होंने पिछले अप्रैल में बिल गेट्स व वॉरेन बफे को गिविंग प्लेज कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने के बाद अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा सहायतार्थ दान कर दिया। ओबामा का सीरिया पर प्रतिबंध का अनुरोध। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सीरिया में विपक्षी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के मद्देनजर उस पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 66वें अधिवेशन में बुधवार को कहा कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सीरिया सरकार पर प्रतिबंध लगाए और वहां की जनता का साथ दे। सुरक्षा परिषद इस समय सीरिया पर 2 प्रस्तावों के मसौदे पर विचार कर रही है। इनमें से एक प्रस्ताव रूस का है, जिसमें सीरिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही गई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ पहले से ही सीरिया पर एक तरफा प्रतिबंध लगा चुके हैं। सीरिया सरकार पर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि सीरिया में मार्च से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान में 2 भाइयों की सरेआम हत्या में 7 को सजाई मौत। पाकिस्तान की एक अदालत ने सरेआम 2 भाइयों की हत्या करने वाली भीड़ में शामिल 7 लोगों को सजाए मौत और 6 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देश के विधि विशेषज्ञों ने इस फैसले को मील का पत्थर कहा है। गुजरानवाला स्थित आतंकवाद निरोधी अदालत के जज मुश्ताक अहमद गोंदाल ने मंगलवार को अपने फैसले में सियालकोट के पुलिस प्रमुख वकार अहमद समेत 9 पुलिस कर्मियों को भी 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस कर्मियों के दोनों भाइयों को भीड़ से नहीं बचाने का दोषी ठहराया गया। 15 अगस्त 2010 को दोनों भाई 17 वर्षीय हफीज मुगीस और 21 वर्षीय हफीज मुनीब अपने रिश्तेदारों से मिलने सियालकोट जिले से बुताइल गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें लुटेरे बताते हुए पकड़ लिया। इसके बाद भीड़ ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस निर्मम हत्या को एक टेलीविजन कैमरामैन ने रिकॉर्ड कर लिया। पूरे पाकिस्तान में इस हत्या की भर्त्सना की गई। वकीलों और पूर्व न्यायाधीशों ने इस फैसले का स्वागत किया है। पूर्व जज ने कहा है कि अदालत ने न्याय दिलाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डेंगू से 80 की मौत। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में विगत 2 दिन में 25 और लोगों की मौत होने के साथ ही डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। डेंगू के शिकार होने वालों में पूर्व कैबिनेट सचिव और कॉलेज के प्रोफेसर भी शामिल हैं, जबकि सरकारी इस्लामिया कॉलेज के सहायक प्रोफेसर शाकरा बतूल की मौत सर्विसेज अस्पताल में हो गई। डॉक्टर्स ने बताया है कि दोनों की मौत डेंगू, शॉक सिंड्रोम और भारी आंतरिक रक्तस्राव तथा अनेक अंगों के काम नहीं कर पाने की वजह से हुई है। इसके अलावा डेंगू की वजह से वरिष्ठ परिवहन संरक्षण समेत कई लोगों की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने बताया है कि डेंगू रोकने के लिए उपयोगी दवा डेक्स्ट्रॉन 40 की कमी की वजह से इसे रोकने में कठिनाई हो रही है। पंजाब के स्वास्थ्य महानिदेशक असलम चौधरी ने कहा कि संघीय सरकार ने भारत से डेक्स्ट्रॉन 40 की 5000 शीशी आयात करने की अनुमति दी है। एक डॉक्टर ने ये भी बताया है कि हालांकि कुछ दिन पहले पंजाब सरकार ने भारत से 400 इंजेक्शन की व्यवस्था की थी, लेकिन DSS प्रभावित रोगियों की भारी संख्या की वजह से उन सब का इस्तेमाल किया जा चुका है। शाहबाज के संबंधियों की संपत्तियों की नीलामी का आदेश। पाकिस्तान की एक अदालत ने पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ की सास और उनके अन्य 2 निकट संबंधियों की संपत्तियों की नीलामी का दिन तय कर दिया है। एक बैंक से लिए गए ऋण की राशि नहीं लौटा पाने के कारण यह नीलामियां 27 अक्टूबर और 3 नवंबर को होंगी। ऋण की राशि 5 करोड़ रुपए है। फैजल बैंक से यह ऋण शहबाज के संबंधियों और एक कंपनी के मालिकों गुलशन मेराज, मोहम्मद अयूब और मोहम्मद यूनास ने लिया था। इसके बाद बैंक ने ऋण की राशि प्राप्त करने के लिए बैंकिंग से संबंधित एक अदालत में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसी के आधार पर अदालत ने यह आदेश जारी किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि भाकर स्थित 16 कनाल और 16 मल्लास वाली भूमि के 2 भूखंडों और लाहौर के मॉडल टाउन स्थित 4 कनाल और 100 वर्ग मीटर की भूमि के 2 अन्य भूखंडों की नीलामी 27 अक्टूबर और 3 नवंबर को की जाएगी। बैंक ऋण से संबंधित एक अन्य घटना में एक बैंकिंग अदालत ने मुख्यमंत्री के निकट सहयोगी और PMLN सांसद परवेज रशीद और 6 अन्य को अपने सामने उपस्थित होने का आखिरी मौका दिया है। पाकिस्तान ने किया 20 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार। पाकिस्तान ने 20 भारतीय मछुआरों को अपनी जल सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उनकी 4 नौकाओं को जब्त कर लिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय मछुआरों को सुबह में गिरफ्तार किया गया।
उन्हें समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि मछुआरों को पाकिस्तानी जल क्षेत्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि जरूरी कार्रवाई के लिए मछुआरे कराची पुलिस को सौंप दिए गए हैं। भारत और पाकिस्तान हर साल समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में एक दूसरे देश के सैकड़ों मछुआरों को गिरफ्तार करते हैं। दोनों देशों ने सजा काट चुके मछुआरों की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हेडिन ने 2020 क्रिकेट को कहा अलविदा। ऑस्ट्रेलियन विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेड हेडिन ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने के लिए गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट की कुर्बानी देते हुए इसे अलविदा कह दिया। हेडिन ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 25 2020 मैचों में भाग लिया है और उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कैंडी में अंतिम बार 2020 मैच खेला था। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे कई कारण हैं। हेडिन ने कहा कि उन्होंने 2020 क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया है और ऑस्ट्रेलिया के लिए इस खेल के तीनों प्रारूपों में खेलने का सम्मान हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने फिटनेस और क्रिकेट के छोटे प्रारूपों पर ध्यान देने के लिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। एक दीवाना था में मुख्य भूमिका में प्रतीक। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अभिनेता प्रतीक गब्बर एक फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का शीर्षक ऋषि कपूर अभिनीत कर्ज के लोकप्रिय गीत एक हसीना थी एक दीवाना था से चुना गया है। प्रतीक की नई फिल्म का नाम एक दीवाना था है। सूत्र ने बताया कि प्रतीक के पसंदीदा गीत एक हसीना थी के शुरुआती 3 शब्दों को लेकर पहले ही उर्मिला मातोंडकर अभिनीत फिल्म बन चुकी है। प्रतीक की फिल्म के शीर्षक के लिए गीत के अगले 3 बोल चुने गए हैं। प्रेम कहानी पर आधारित प्रतीक की इस फिल्म को प्रेम कथा नाम दिया गया था। यह तमिल फिल्मकार गौतम मेनन की सफलतम फिल्म विनीथाडी वरुआ का हिंदी संस्करण है। मॉडल अभिनेत्री एमी जैक्सन इसमें प्रतीक के साथ मुख्य भूमिका में है। प्रतीक ने हाल ही में अपने नाम से अपना उपनाम बब्बर हटा दिया है। वह फिल्म में अपनी भूमिका को लेकर बहुत उत्साहित है। सूत्रों ने बताया है कि मूल तमिल फिल्म का नाम वेनिथाडी वरुआ था, जिसका मतलब है कि क्या तुम आसमान को पार करके आओगे। निर्देशक मेनन हिंदी संस्करण के लिए भी ऐसा ही अमूर्त शीर्षक चाहते थे। वास्तव में पहले इसे हिंदी में प्रेम कथा शीर्षक दिया गया, लेकिन बाद में तय किया गया कि इस फिल्म का शीर्षक प्रतीक के किरदार के अनुरूप हो। फॉक्स स्टार स्टूडियो इसका निर्माण कर रहा है और इसके सीईओ विजय सिंह ने इस फिल्म के शीर्षक की पुष्टि की है। और अब आज के मौसम की जानकारी। बृहस्पतिवार की सुबह आसमान में बादल रहेंगे व हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय बादलों व हल्की धूप के साथ तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और शाम के समय आसमान ज्यादातर साफ रहेगा व हल्के बादलों के साथ तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं रात भर भी बादल बने रहेंगे व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।